Okay, so welcome back, and guys, this one is lecture number 12 on atomic and molecular physics. Fine, and here we have to discuss the Stern-Gerlach experiment. Fine, first of all है ना, आप ये देखो कि ये जब परफॉर्म हुआ तो इससे क्या क्या एक्सप्लेन हुआ, ठीक है. एंड आफ्टर दैट वी विल सी कि व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड व्हाट वाज द रिजल्ट्स, एंड देन वी विल इंटरप्रेट दैट रिजल्ट्स. इंटरप्रेट का मतलब है कि हम गैस करेंगे कि कैसे आ सकता है, ठीक है. और उसके बाद में हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे. जो रिजल्ट आया उसको क्वांटिटेटिवली देखेंगे कि कैसा क्या सीन है वहाँ पे, ठीक है. और आफ्टर दैट देयर विल बी सम क्रॉस क्वेश्चनिंग कि ये चीज़ ऐसी थी तो क्यों, ये कुछ ऐसा था तो क्यों. कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ही कुछ चीज़ें होंगी तो उनको देखना पड़ेगा बाद में, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि किस चीज़ को ये वेरीफाई कर पाया. सो लैंग्वेज में लिखते हैं या फिर मैं पहले बता दूं. तीन चीज़ें हैं, द स्पेस क्वांटाइजेशन एंड द इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड वेक्टर एटम मॉडल, जिनको ये एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली एक्सप्लेन कर पाया. फाइन, लेट वी सी, लेट वी राइट. दिस एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म हुआ था ये भी देख लो, 1921 में, ठीक है. दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड इन 1921. राइट डाउन. दिस एक्सपेरिमेंट was performed in 1921. in 1921 1921 में, ठीक है. और इसने क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया. एक तो ये कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो, या मैं बोलूँ कि द एंगुलर मोमेंटम टेक डिस्क्रीट ओरिएंटेशन इन द स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि स्पेस क्वांटाइजेशन को इसने वेरीफाई कर दिया था, ठीक है. सो लेट मी राइट. दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड इन 1921 एंड इट डेमोन्स्ट्रेटेड या एक्सप्लेन्ड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट magnetic dipole moment placed in magnetic field, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर. दोनों एक ही बात है, दोनों एक साथ एसोसिएटेड रहते हैं. प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड can take some discrete orientations only. So it demonstrated that magnetic dipole moment placed in a magnetic field can take some discrete orientations only, or you can say it demonstrated the space quantization concept. और ऐसे भी लिख सकते हो इसी बात को, it demonstrated space quantization of angular momentum. तो फर्स्ट थिंग तो ये था कि एटम बोल दो, मैग्नेटिक डाइपोल बोल दो, दैट विल टेक. मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्यों लिख रहे हो यार, मैग्नेटिक डाइपोल लिखो ना जस्ट. हाँ कोई नहीं यार, आई एम सॉरी, ठीक है. स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एक और बात है, ये तो हुआ ही था, स्पेस क्वांटाइजेशन तो है ही. स्पिन का जो कंसेप्ट था एंगुलर मोमेंटम का, उसको भी इसने एक्सप्लेन किया. बाय दिस experiment concept of electron spin was also verified. The concept of electron's spin
was also verified। इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है, ये भी वेरीफाई कर दिया था इसने। और अगर स्पिन होगा तो वेक्टर एटम मॉडल भी, एंड ऑल्सो it demonstrated the existence of vector atom model, the existence of vector atom model। और एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि स्टर्न गेरलाच एक्सपेरिमेंट किस बात के लिए परफॉर्म किया गया था, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन कंसेप्ट को वेरीफाई करने के लिए। फाइन, अच्छा ये तो हो गया इसका कि क्या था। फाइन, किसने दिया, कब दिया, व्हाटएवर। अब है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और उसके बाद में काफ़ी बातें होंगी। तो नेक्स्ट है व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था उनका, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है। देखो क्या था, एक सुंदर सा डायग्राम है, बट डायग्राम मेरे को पहले बनाने देना और फिर तुम बनाना। अरे बना लो साथ साथ, इतनी तो चित्रकारी आ गई मेरे को अब, ठीक है बना लो। चलो देखो दरवाजे, ओवन, व्हाट ओवन, किसी का गलत हो तो मेरे को मत बोलना, थोड़ा हाथ कच्चा ही है भाई, मैं अपना दो। दिस वाज ओवन एंड हेयर इज स्मॉल होल, ठीक है, ओवन है ये। और ओवन में क्या करते हो, ओवन में तुम क्या करते हो, पेटीज गर्म करते हो, सही है ना, या कुछ गर्म करते हो, तो घरेलू ओवन होता है। ये है लैब वाले ओवन। ओवन होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए किस चीज़ का, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो इस ओवन का कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक है, टी, जिस पर ये मेंटेन है। फाइन, और इसमें था इस टाइप से सिल्वर के एटम, या देयर वाज सिल्वर एटम्स, न्यूट्रल सिल्वर एटम्स, लिसन केयरफुली, न्यूट्रल सिल्वर एटम्स, दीज आर न्यूट्रल सिल्वर एटम्स, ठीक है, न्यूट्रल सिल्वर एटम्स। चांदी महंगी तो होती है, बट इन्हें किया जुगाड़ कहीं ना कहीं से, चोर के लाए या खुद की पायल, खुद की बहू की पायल रखी हो इसके अंदर, अपने क्या लेना, थी चांदी, ठीक है। नेक्स्ट, ये तुम वाइफ वो कर लेना, गूगल कर लेना कि बहू ठीक नहीं थी, बहू मतलब वाइफ, ठीक है। आई एम सेइंग दैट द चांदी हेयर मे बी स्टोलन फ्रॉम वाइफ, जो पायल होती है ना, पाव वाली, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अब बीम निकलेगी, यहाँ पर फोकस करो, बीम निकलेगी, छेद है भाई, थोड़ा सा स्मॉल होल है तो बीम निकलेगी। अच्छा, तो बीम थोड़ी देर बाद बिखर भी जाती है, आपको पता ही है, कब तक सीधी रहेगी, नहीं रहेगी ज़्यादा देर तक। तो इसको वापस कोलिमेट किया गया, तो उसके लिए कोलिमेशन के लिए कुछ ना कुछ सेटअप लगाएंगे, तो कुछ कोलिमेशन प्लेट्स यहाँ पे लगा दें, ठीक है, ऐसा कुछ। तो कुछ कोलिमेशन प्लेट्स भी थी, कोलिमेटिंग प्लेट्स, ठीक। उसके बाद में ये पास हुआ, अब बिल्कुल एक स्ट्रेट बीम है ये, ठीक है, न्यूट्रल सिल्वर एटम्स है और स्ट्रेट बीम है। अब इस बीम को पास किया गया एक इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड से, क्या, इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैं बनाता हूँ एक बार, आप थोड़ा सा वेट करना, इसको बनाने देना थोड़ा सा। एक इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड से इसको पास किया, ठीक है, बनाता हूँ, अभी आपको नहीं बनाना ये वाला फील्ड नहीं बनाना ना, कुछ ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वहाँ पे तो उन्होंने कुछ भी लगाया होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो क्या बोलते हैं, करंट वगैरह फ्लो करके भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैं जस्ट एक स्कीमेटिक शो कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड
इनहोमोजीनियस था। तो ऐसा कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ था, लेट दिस बी n एंड दिस बी s। सो n से आपके यहाँ पर फील्ड लाइंस होंगी ऐसे, सो यू कैन सी द फील्ड डेंसिटी या लाइन डेंसिटी is increasing in this direction, in the above direction. So the magnetic field points from where to where? N to S. So magnetic field is pointing along the Z direction and it is homogeneous. No, sorry, it is non-homogeneous because the field intensity is greater in here with respect to this field, this region. ठीक है? So ऐसे बढ़ रही है, मैं लिख देता हूँ इसको, इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो लेंथ है ना जिसमें इनहोमोजीनियस फील्ड अप्लाई किया गया, दैट वाज डी। फाइन, यह है इनहोमोजीनियस फील्ड। तुम कहो तो चलो यही लिख देता हूँ, इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। फाइन, उसके बाद में बीम यहाँ तक तो आ गई थी, अब फील्ड में एंटर होगी। तो फील्ड में एंटर हुई ना, तो कारनामा कुछ ऐसा हुआ यार, इसको कोई नहीं, तुम सेट कर लेना डायग्राम में ना। कारनामा ऐसा हुआ कि ऐसे है ना, ये स्प्लिट हो गई, ऐसे स्प्लिट हो गई बीम। तो जस्ट इसके मतलब एंड पे जो फील्ड का जो एंड पॉइंट है वहाँ पर निकलने लगी ना, तो ऐसे सीन था वहाँ पर कुछ। जो इनिशियल डायरेक्शन थी उससे वो ऐसे स्प्लिटेड थी, ठीक है। और फर्दर ये आगे फोटोग्राफिक प्लेट थी, फोटोग्राफिक प्लेट थी, फोटोग्राफिक प्लेट। जो भी इंटेंसिटी पैटर्न आए उसको देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से ये एटम फर्दर चले जाएंगे आगे। तो कोई डिफ्लेक्शन फोर्स वगैरह जो भी है नहीं लग रहा, तो जैसा जा रहा था वैसा वैसा चला जाएगा। सिमिलरली है, एंड इट जो स्पॉट जो बने फोटोग्राफिक प्लेट पे, जो स्पॉट बने हैं यहाँ और यहाँ है, क्योंकि एटम्स वहाँ जा रहे हैं। ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही बनाया है, मैं और लाइट डॉट बना सकता हूँ इसको, ठीक है। कि जो इंसिडेंट बीम का जो डायरेक्शन था उसमें लाइन है, उसको शो करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और लेट दिस इज जेड एक्सिस, दिस डायरेक्शन इज प्लस जेड एक्सिस, एंड इसको आप कुछ भी ले लो, एक्स ले लो, चलो, ठीक है। तो दिस वाज एक्सपेरिमेंटल सेटअप कि देयर वाज एन ओवन एंड इन द ओवन देयर वर न्यूट्रल सिल्वर एटम्स, ठीक है। सिल्वर यानी कि एजी, एजी का जेड कितना होता है, ये लिख दूँ 47। 47 से कुछ याद आया मेरे को, कुछ वेट होता है 47 किसी का ना, ध्यान तो आ रहा है मेरे को, चलो तुम देख लेना बाकी। इन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड से इसको पास किया। इन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर रीजन में है, और हुआ क्या कि इस दो उसमें क्या बोलते हैं, दो लाइंस में मतलब स्प्लिट हो गई है, ठीक है। दो वे में स्प्लिट हो गई है, जो बीम आ रही थी इंसिडेंट बीम थी, और वो फिर दो स्पॉट यहाँ पर क्रिएट किया उसने। दो मतलब इंटेंसिटी यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स पर हाई है, मतलब, ठीक है। और कहीं पे भी इंटेंसिटी है ही नहीं, जीरो इंटेंसिटी है, बाकी सब जगह यहाँ और यहाँ इंटेंसिटी है। और दिस बोथ मतलब जो स्पॉट है बोथ आर सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल डायरेक्शन। जो इनिशियल डायरेक्शन है उससे सिमेट्रिकल है, मतलब इससे अबो उतना ही है जितना ये नीचे है, ठीक है। सिमेट्रिकल मतलब ये डिस्टेंस बराबर है। फाइन, सो दिस वाज एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को हम बाद में करेंगे, मैंने बोला ना कि क्रॉस क्वेश्चनिंग बाद में होगी, बट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्वेश्चन है
कि वाई द सिल्वर एटम्स वर यूज्ड। चांदी महंगी होती है इतनी, वो तो सस्ती भी नहीं है, ऊपर से बहू की पायल चोरना तो और भी टफ काम होता है। आफ्टर दैट उन्होंने ये रिस्क कैसे लिया चांदी के लिए। दूसरा कि न्यूट्रल ही क्यों ली चांदी, आयन फॉर्म में ले लेते, हो सकता है ना। तो न्यूट्रल सिल्वर एटम्स ही क्यों, मतलब एक तो न्यूट्रल क्यों थे, दूसरा सिल्वर एटम्स ही क्यों लिए। और एक क्वेश्चन फिर और अराइज हो जाता है, व्हाट विल हैपन अगर मैं सिल्वर ना रखूं, व्हाट विल हैपन इफ आई पुट अनदर एटम्स, अनदर न्यूट्रल एटम्स। एंड वन मोर क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन आई पुट इट्स सम आयन्स हियर, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट विल बी डिस्कस्ड इन द एंडिंग, ठीक है। टुवर्ड्स द एंड वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई यू नीड इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड देयर। होमोजीनियस होता तो क्या होता, व्हाई यू नीड इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड, फाइन। और फिर ये तो आपका रिजल्ट है कि भाई दो स्पोर्ट है, फिर इसको इंटरप्रेट भी करेंगे उससे पहले, ठीक है। अभी चलते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि वेट व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट इज वेरी क्लियर दैट देयर वर टू स्पॉट्स, टू इंटेंसिटी स्पॉट्स ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। जब इस फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप किया गया, ठीक है, इसको जैसे बोलते हैं ना, तुम्हें याद हो फोटो वाला पहले क्या आज भी बोलता ना भाई आज खिंचवा ली तो 2 दिन बाद आना, 1 दिन बाद आना, तो फोटो को डेवलप करते हैं नेगेटिव से, वो अलग इश्यू है। 5 मिनट वाला सिस्टम वो तो कंप्यूटर से प्रिंट आउट देता है ना। अगर तुम्हारा ये भी क्वेश्चन अराइज हो तो डेवलप किया तो इस टाइप से 2 ही इंटेंसिटी स्पॉट ऑब्टेन हुए। तो ये तो रिजल्ट है, अब इसको इंटरप्रेट भी करते हैं। पहले रिजल्ट को लिखते हैं, रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या था भाई। देयर वर 2 spots, 2 intensity spots symmetrically situated from the incident direction, ठीक है। देयर वर 2 spots, 2 intensity spots on photographic plate situated symmetrically, you can see from the direction of the initial beam, from the direction of the initial beam। अच्छा यार मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ यार, ये बहुत ज़रूरी है ना। ऐसा हो देखो, वी गाइस हैव मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ इंडिया, है ना, एंड देयर मे बी सम प्रॉब्लम्स टू देम टू अंडरस्टैंड completely what I am saying. So you guys can follow up Rajkumar for this particular subject, fine. Then maybe that may be more beneficial, ठीक है। मतलब situation will be more better than only lectures. If you are not getting me completely, only then, ठीक है। If you are getting about 90 to 95%, then it's fine. But if you are not able to get everything that is discussed here, then you may refer to the Rajkumar, fine. But study only the topics which I am covering here, fine. So this is a suggestion, only in this subject you can do it. And all other students भी, अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप वापस से आप भी बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बट जो रिलीवेंट है वहाँ पे ही, जो अनरिलीवेंट है ना उसको मैं ऑटोमेटिकली खुद ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो कर सकते हो तुम भी, ऐसी कोई बात नहीं है। और क्वेश्चन एटॉमिक के सारे करने हैं, उस बुक के क्वेश्चन करते ही आपको सब कुछ सेट हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। उस बुक के क्वेश्चन करने ही है,
अभी मैंने डीपीपी में दिया है उसकी क्वेश्चन, आप करते रहो, ठीक है। चलो व्हाट वी आर डूइंग, द रिजल्ट इज देयर, ठीक है, देयर आर 2 स्पॉट्स। नाउ लेट वी इंटरप्रेट दिस रिजल्ट। मतलब सोचते हैं कि ये रिजल्ट कैसे आया होगा। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि 2 स्पॉट कैसे आए होंगे, क्या चीज़ हुई होगी, ऐसा क्या हो रहा होगा कि यहाँ पर 2 स्पॉट आए। व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड दिस थिंग, इनसाइड दिस रीजन, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, दैट देयर इज ओनली 2 स्पॉट्स। देखो, इंटरप्रिटेशन ऑफ result, interpretation of result। एक बार सुनना, उसके बाद लिखेंगे अंग्रेजी में, ठीक है। क्या हुआ होगा, एटम आया, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद में मैग्नेटिक फील्ड में आया, तो पहली बात तो देखो क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। Ag एटम्स हैं, ठीक है। तो अगर बात करूँ मैं Ag की, तो इसका Z है 47, Ag एटम्स हैं, Z = 47 है। लिखना नहीं है भाई, अभी लिखना नहीं है, आपको समझना है बस। और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो इसका कुछ हो जाएगा, उसका ऐसे लिख लेते हैं अपन यहाँ से, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s, ऐसे कुछ करके लिख लेते हैं। यहाँ से एरोज लगाओ, u जो पहले जिसके पहले सबसे फर्स्ट एरो लगा है उसको पहले लिखो। तो 1s2, देन 2s2, देन 2p6, देन 3s2, देन 3p6, देन 4s2, देन 3d10, देन 4p6, then 5s2, then 4d10। अब एक बार गिन लो, ऐसे भर रहे अंधाधुंध। 10 भाई 6 4 10, 10 10 18 20 and this is 30 and 38 and 10 48, but Z is 47, so this will be 5s1, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी क्रिप्टॉन, बाकी जो रिमेनिंग है वो क्रिप्टॉन का है, एंड 5s1, फाइन। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस थिंग Z = 47। सो ऐसा है कि दिस इज ए इफेक्टिवली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बिकॉज ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, ओनली 1। दिस इज पूरा एक बार अच्छे से देखते हैं ना भाई, क्या जा रहा था, क्या हो सकता है, फाइन है ना। न्यूट्रल है, न्यूट्रल सिल्वर एटम्स हैं, ये ध्यान रहे। तो न्यूट्रल से भी क्या फर्क पड़ेगा उस चीज़ पे भी बात होगी। दिस इज इफेक्टिवली 1 इलेक्ट्रॉन एटम, इफेक्टिवली 1 इलेक्ट्रॉन एटम, बिकॉज ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन इज 1, इस वजह से, ठीक है भाई। अच्छा, तो फर्स्ट थिंग ये कि अगर इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो वो रिवॉल्व कर रहा होगा, तो देयर इज ए मैग्नेटिक डायपोल। भाई एक इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली रिवॉल्व कर रहा है, इफेक्टिवली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सो एटम इज लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल, या फिर बोलूँ कि एटम कंसिस्ट ए मैग्नेटिक डायपोल, because this is a current loop is what, magnetic dipole, so neutral atom contains a magnetic dipole, ठीक है। अगर चार्ज होता तब भी मैग्नेटिक डायपोल होता क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन भाग जाता, तब तो नहीं होता। तो पहले तो ये लिखते हैं जो न्यूट्रल है, अभी तो उसी की बात करते हैं। इट इज
it consists the atom, the Ag atoms, the Ag atom contains या consist a magnetic dipole inside it. ठीक है, इज लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल भी बोल सकता था, एटम कंसिस्ट ए मैग्नेटिक डायपोल, या द एजी एटम इज ए मैग्नेटिक डायपोल, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, एटम को रिप्रेजेंट करता है वो। अच्छा, एंड क्यों है मैग्नेटिक डायपोल? बिकॉज द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन 5s इलेक्ट्रॉन will make a current loop, and current loop is what? Obviously dipole. फाइन है बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट एक डायपोल है, यहां तक क्लियर हो गया भाई। अब डायपोल आ रहे हैं, मतलब ये क्या आ रहे हैं? मैग्नेटिक डायपोल्स आ रहे हैं यहाँ पे। अब मैग्नेटिक डायपोल यहां पर आया मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर क्या क्या फोर्स लगेंगे, क्या 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 होगा? ठीक है, जैसे ये एटम फील्ड में एंटर करता है तो क्या क्या होगा? देखो, व्हेन इन न्यूट्रल सिल्वर एटम, ब्रैकेट में मैं मैग्नेटिक डायपोल भी लिख रहा हूं इसके, क्योंकि डायपोल ही तो है यार, एंटर्स इन द नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड, नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड, देन बताओ क्या होगा? फर्स्ट थिंग, मैं अच्छे सिस्टमेटिकली लिख रहा हूं ना, ताकि आपको हर चीज क्लियर रहे। पहली बात तो ये कि न्यूट्रल है, तो जो लॉरेंट्ज फोर्स है वो नहीं लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी पार्टिकल एंटर करता है किसी वेलोसिटी से तो लॉरेंट्ज फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि चार्ज नहीं है। देयर वॉन्ट बी लॉरेंट्ज फोर्स बिकॉज इट्स न्यूट्रल, और वो चार्ज पार्टिकल पे लगता है। मैं लिख के देता हूं अभी, बिकॉज इट्स न्यूट्रल। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है? एफ लॉरेंट्ज होता है, एस कुछ भी लिख लो यार, एफ एल लिख लो, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, जहां पर वी उसका वेलोसिटी है, जो भी चार्ज पार्टिकल है उसका, क्यू उसका चार्ज है, बट चार्ज तो यहाँ पर जीरो है, तो लॉरेंट्ज फोर्स तो नहीं लगेगा। ठीक है, और देखते हैं क्या हो सकता है। ये एक मैग्नेटिक डायपोल भी है, तो एक मैग्नेटिक डायपोल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उस पर क्या होता है? और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा है? नॉन होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस, मैं एक कंसेप्ट बता देता हूं तुमको और फिर वहां पे लिखूंगा मैं। ठीक है, अब फील्ड पे डिपेंड करता है कैसा है। अगर फील्ड आपका होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है तो देखो क्या क्या लगेगा। होमोजीनियस होता ना तो सिर्फ टॉर्क लगता, तो टॉर्क कैसा होता? म्यू क्रॉस बी। अगर नॉन होमोजीनियस है मैग्नेटिक फील्ड तो टॉर्क भी लगेगा और एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी लगेगा। ठीक है, आप इसको यहां पे लिख के चलो, पहले कंसेप्ट लिख देना और फिर कंक्लूजन लिख देना, क्योंकि आपको पता ही है ना कंसेप्ट क्या है ईडी से, कि बी अगर यूनिफॉर्म है, या थोड़ा जगह कम है यार, शुड आई रफ इट? हाँ, या मेरे को रिजल्ट पता है, ऑलरेडी पता है, सो आई कैन रफ इट। वैसे तो मेरे को पहुंचना तो यही है, चलो यहीं पे लिखता हूँ छोटे छोटे, प्लीज कोऑपरेट। बी होमोजीनियस है तो क्या सीन होगा? थोड़ा और इधर लिख लेते हैं। होमोजीनियस है तो क्या सीन होता है, और नॉन होमोजीनियस है तो क्या सीन हो रहा है, क्या सीन होता है? पहले सीन समझो, दिस इज कंसेप्ट। ठीक है, तो होमोजीनियस होता है तो टॉर्क लगेगा ओनली, टॉर्क ओनली, और टॉर्क भी कैसा होता है? म्यू क्रॉस बी, जहां पर म्यू है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ दैट डायपोल,
जो भी डायपोल आ रहा है उसका, फाइन। और जब नॉन होमोजीनियस होता है तो टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग फोर्स बोथ, टॉर्क एंड फोर्स बोथ, ये आप ईडी में पढ़ोगे बहुत ब्यूटीफुली। टॉर्क कितना होता है, म्यू क्रॉस बी, और जो फोर्स होता है वो कितना होता है, ग्रेडियंट ऑफ म्यू डॉट बी, एफ इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ म्यू डॉट बी। ठीक है, दिस इज द फोर्स इन केस ऑफ नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड, जब भी कोई पार्टिकल इसके अंदर आ रहा है तो। अब बताओ क्या सीन होगा भाई, आपका फील्ड कैसा है, नॉन होमोजीनियस, सो दिस विल बी द थिंग कि आपका इस पे टॉर्क तो लग ही रहा है और फोर्स भी लगेगा। टॉर्क क्या करेगा एक्चुअल में, देखो टॉर्क क्या करेगा कि जैसे ये एंटर होएगा तो इसका जो भी कुछ ओरिएंटेशन होगा, भाई टॉर्क तो क्या करता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, यू, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है टॉर्क तो जस्ट उसका जो लोकेशन होता है ना, जस्ट अगर ये मूव नहीं हो रहा होता है लोकेशन पे होता है तो उसको घुमाता है जस्ट, ठीक है। और बी अगर सिर्फ टॉर्क लग रहा होता, देखो एक क्वेश्चन था ना कि सिर्फ होमोजीनियस फील्ड होता तो क्या होता, अगर ये नॉन होमोजीनियस की बजाय होमोजीनियस होता तो क्या होता, ये पार्टिकल सीधे जाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं भाई ऐसे घूम लेते अपनी अपनी जगह पे ही, क्या ही फर्क पड़ रहा था, डिफ्लेक्शन नहीं होता उनका, सही बात है, वो सिर्फ ऐसे घूमते हुए चल जाते हैं। टॉर्क से घूमते ही तो इससे ज्यादा क्या होगा, और एक चीज हो रहा है, यहां तक ही घूमते हैं, इसके बाद घूमते भी नहीं, क्योंकि फील्ड यहां तक ही है, ठीक है। तो एक रीजन ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी लगेगा, एंड हैंस मैं यहां से लिख दूं यार, हैंस चलो यहां से लिख देता हूं, सिंस फील्ड इज, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि यार थोड़ी जगह है, फील्ड इज नॉन होमोजीनियस, जीनियस, so there will be torque and force, will be torque and force both, बिल्कुल क्लियर, टॉर्क एंड फोर्स बोथ। मैं जानबूझ के छोटा लिख रहा हूँ, बाकी आप कोऑपरेट करो यार, थोड़ी देर की बात है बस, ठीक है। टॉर्क एंड फोर्स बोथ होगा। सो अब देखो, अगर इसका कोई भी ओरिएंटेशन होता, जो एटम जो मैग्नेटिक डायपोल से लेके चलो, अब क्योंकि एक वेक्टर मैग्नेटिक डायपोल, अगर वो मैग्नेटिक डायपोल कोई भी आर्बिट्रेरी ओरिएंटेशन रखता फील्ड डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में, तो एक चीज हो रहा है नॉन होमोजीनियस, चलो वो तो हो गया, तो क्या होता भाई, कोई भी ओरिएंटेशन रखता तो यहां पर एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता आपको, क्योंकि जो एटम्स है वो कितने हैं भाई, जो बीम में आ रहे हैं वो बिलियंस ऑफ एटम है, बहुत सा लाखों में एटम्स हैं, तो कोई किसी ओरिएंटेशन में होता, कोई किसी ओरिएंटेशन में होता, और जैसे ही वो इससे पास होते, फील्ड में से पास होते, तो भाई कोई किसी ओरिएंटेशन में होता, कोई किसी ओरिएंटेशन में होता, अपनी ओरिएंटेशन के हिसाब से वो डिफ्लेक्ट होता, तो सारे डिफ्लेक्शंस, जितने भी पॉसिबल डिफ्लेक्शंस होते वो सब ऑब्टेन होते। इसका मतलब यहाँ पर एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता, जो डिस्क्रीट जो स्पॉट आ रहे हैं ना दो, वो नहीं आते, सही है। तो इस बात को लिखते हैं, यही हमारा इंटरप्रिटेशन है मैन जो लिखना चाह रहे हैं ना। ये तो माहौल था कि एक बार सिचुएशन को एनालाइज तो करें एक्चुअल में है क्या वहाँ पर, ताकि रटना थोड़ी है यार हमको, एक बार देखे तो सही क्या है, उसके हिसाब से देख लेंगे क्या हो रहा होगा। तो ये तो था कि देखा अभी तक कि व्हाट इज देयर, एंड अब व्हाट इज हैपनिंग देयर, सिंस if the electron, sorry, if the atom, yeah, if the dipole after entering, if the dipole if the magnetic dipole may be oriented in any arbitrary direction, if the magnetic dipole be oriented, सही है यार, ओरिएंटेशन है ना, be oriented
in any arbitrary direction with the magnetic field with respect to magnetic field या with the magnetic field with respect to the magnetic field. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये है, मैं डायग्राम से बोलना चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। अगर ये कोई भी ओरिएंटेशन रखता, ये भी ओरिएंटेशन हो सकती थी, ये बी की ओरिएंटेशन है, और इस टाइप से भी ओरिएंटेशन हो सकती है, इस टाइप से भी, इस टाइप से भी, इस टाइप से भी, कोई भी ओरिएंटेशन रखता, एनी, ठीक है, एनी में सब काउंट हो जाते हैं जितने भी पॉसिबल हैं। अगर कोई भी ओरिएंटेशन डिस्क्रीट ना लेके चले, इसको कंटिन्यूस ओरिएंटेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कंटिन्यूस ओरिएंटेशंस, आर्बिट्रेरी बात है, कोई डिस्क्रीट नहीं है। एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन बी ओरिएंटेड इन एनी और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर ऐसा सीन होता देन since there are millions of atoms in the beam and अब देखो बहुत सारे हैं, कोई किसी में होता, कोई किसी में होता, कोई किसी में होता, और उसी के अकॉर्डिंग, उस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग उसका डिफ्लेक्शन होता। अब पॉसिबल मतलब बहुत सारी ओरिएंटेशन है तो उतने ही यहाँ पर क्या आते, ट्रेस आते आपके पास, दो डिस्क्रीट ट्रेस थोड़ी आते, दो डिस्क्रीट स्पॉट थोड़ी आते वहाँ पे, सही है। सो इस बात को लिखते हैं, देन सिंस मिलियन नंबर ऑफ एटम्स there are millions of atoms in the beam, since there are millions of atoms in the beam and they will be deflected according to their orientation, according to their orientations, and hence we would obtain मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ऑब्टेन करते, तो आई थिंक यार इंग्लिश सही है, वी वुड ऑब्टेन, भाई इतनी याद है यार, वी वुड ऑब्टेन, वी शुड ऑब्टेन, एक ही बात है, वुड शुड में कौन सा फर्क है। वी वुड ऑब्टेन ए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, ए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा ऑन द डेवलपिंग प्लेट या ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। ये बात समझ में आई, मैं बात दोबारा समझाता हूँ। ऐसा होता कि जो आपका एटम एंटर हो रहा है यहाँ पर, अगर वो कोई भी आर्बिट्रेरी ओरिएंटेशन ले पाता फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, कोई भी, अब यार देखो लाखों में एटम्स हैं, किसी का ये होता, किसी का ये, 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 तो जितना ओरिएंटेशन होगा उसी के हिसाब से उसका डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेशन। सो ये क्या चीज़ है, उस डिफ्लेक्शन को तो काउंट अप करके आ रहा है, उस डिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग ट्रेस होता, तो ये पूरा एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता, मतलब हर जगह ट्रेस होते हैं, एक कंटिन्यूस इंटेंसिटी पैटर्न होता है, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता, बट दिस इज नॉट अवर रिजल्ट। सो व्हाट इज देयर, बट वी आर गेटिंग only two discrete traces. This implies that, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ आ जाऊं, this implies that क्या इंप्लाई कर रही है, यू आर गेटिंग ओनली टू ट्रेसेस। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट देयर
there were only two orientations of the magnetic dipole within this region where the magnetic field is there. ठीक है ना, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है इतने रीजन में उसकी सिर्फ दो ही ओरिएंटेशन थी, अगर दो ही डिस्क्रीट ट्रेस आ रहे तो. बट वी आर गेटिंग ओनली टू डिस्क्रीट ट्रेसेस. दिस इंप्लाइज दैट, कोमा लगा गया ना, वहां पे लगा देना. दिस implies that the magnetic dipole was oriented, magnetic dipoles were oriented, मैग्नेटिक डायपोल्स ब्रैकेट में सिल्वर एटम्स कर सकते हो ना, Ag एटम्स, were oriented only in two discrete directions, two discrete orientations with respect to magnetic field, magnetic field ऐसा था वहां पे. ओनली टू डिस्क्रीट ओरिएंटेशंस थी. ठीक है, तभी तो ये जाल हो रहा है, तभी तो दो स्पॉट आ रहे हैं. सो एंड दिस थिंग इज व्हाट, ये बोल रहा है कि सिर्फ दो ओरिएंटेशन थी. मतलब डायग्राम से बोलना चाहूँ मैं, अगर ये फील्ड हो तो ऐसे और या फिर ऐसे, मैं एक बार जस्ट बना रहा हूँ है ना, ऐसे दो ही ओरिएंटेशन थी. म्यू की लगा लो या उसकी जे की लगा लो आप, ठीक है, एक ही बात है. वो म्यू की लगा लो या जे की लगा लो, एक ही बात है. ठीक है, अगर आपको ओड फील होता तो यार ओड फील करो मत. ठीक है, इस टाइप से म्यू, सिर्फ दो ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है, तभी तो ऐसा हुआ. एंड दिस थिंग इज व्हाट, this directly demonstrate or directly explain the space quantization of angular momentum or magnetic dipole moment. Is this true or not? Yeah, it's true. And this directly demonstrate the concept of स्पेस क्वांटाइजेशन. मैं स्पेस क्वांटाइजेशन पे नहीं लिखूंगा कि क्या होता है. ये तो था कि मैग्नेटिक डायपोल कैन टेक डिस्क्रीट ओरिएंटेशंस इन द मैग्नेटिक फील्ड, और यही आपका ये पूरा एक्सपेरिमेंट शो अप कर रहा है. बिकॉज देयर वर ओनली टू ट्रेसेज ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट. फाइन, सो दिस इज द थिंग. तो दिस वाज द interpretation of the results that were obtained to us. Now let me analyze the whole problem quantitatively analyze करें, मतलब कैलकुलेशन पार्ट करें. I mean हमको ये करना है कि जैसे ये फील्ड से बाहर निकल रहा है, एटम जैसे फील्ड से बाहर निकल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं इस पर. ठीक है, तो इसका जो ये डिफ्लेक्शन है, कुछ भी बोलो, इसको एक्स बोलो, जेड बोल देता हूँ क्योंकि जेड डायरेक्शन है ना ऊपर. तो ये जेड कितना है, ये भी लेंथ तो जेड ही होगी. ठीक है, तो एक जेड निकाल लूँगा अगर ये वाला, तो ये तो पता ही मेरे को, ये भी जेड होगा. तो कितना डिफ्लेक्शन है यहाँ पर, इस चीज़ को देखते हैं. ठीक है, नाउ लेट वी एनालाइज द प्रॉब्लम क्वांटिटेटिवली. So from where I have to rough it. अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं मेरे दिमाग में, है ना, वो सारे हैं. Why the silver atoms were used, why the neutral atoms were used. न्यूट्रल एटम्स का तो क्लियर हो गया, क्योंकि if they were neutral atoms then there will be Lorentz force. अच्छा, Lorentz force से क्या होता, अगर होता तो Lorentz force से क्या होता कि पहले बात तो चार्ज, हाँ, चार्ज पार्टिकल पे लगता है. तो लोरेंज फोर्स से
वो क्या बोलते हैं ना, उसकी वेलोसिटी की वजह से डिफ्लेक्शन हो जाता है उसका, जो हम चाह रहे हैं ना कि उसकी ओरिएंटेशन की वजह से होए, वो वाला सीन नहीं हो पाता, वो उसकी वेलोसिटी के हिसाब से डिफ्लेक्शन हो जाता। और हम यही चाहते थे कि वेलोसिटी के हिसाब से डिफ्लेक्शन ना हो, इसकी कुछ ओरिएंटेशन के वजह से मतलब वो हो, इसलिए हमने न्यूट्रल सिल्वर एटम्स देखे वहाँ पे। ठीक है ना, वापस से सुन लेना। लॉरेंस फोर्स अगर लगता तो जो डिफ्लेक्शन है वो ये वाला नहीं होता, वो ये वाला फोर्स की वजह से होता। ठीक है ना, तो फिर भाई ये भी चलो लग तो रहा होता ये भी, बट हम फिर ये नहीं कर पाते, श्योरली नहीं बोल पाते कि वो इसकी वजह से ही है। वो तो भाई यहाँ पर ये भी तो फैक्टर रहेगा, तो फिर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो लॉरेंस फोर्स की वजह से हो रहा है या फिर इस पर्टिकुलर डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो कि उसकी ओरिएंटेशन की वजह से है। मैग्नेटिक डायपोल का जो पर्टिकुलर ओरिएंटेशन है फील्ड में, उसके साथ जो इंट्रैक्शन है उसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है, जो डिफ्लेक्शन फोर्स है उसकी वजह से हो रहा है डिफ्लेक्शन। हम क्लियरली फाइंड आउट नहीं कर पाते रीजन, तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट दैम न्यूट्रल। लेट मी एक्सप्लेन वंस मोर। देखो हिंदी में सुनो, न्यूट्रल इसलिए ले रहे हैं, अगर न्यूट्रल नहीं लेते तो चार्ज पार्टिकल होता ऑब्वियसली। ठीक है, चार्ज पार्टिकल पर देखो यहाँ पर क्यू एल लॉरेंस फोर्स लगता, उसकी वेलोसिटी तो है ही भाई, वो आ तो रहा ही है, तो वेलोसिटी तो है ही, तो लॉरेंस फोर्स लगता। लॉरेंस फोर्स में आपको पता ही है डिफ्लेक्शन होता ही है, फोर्स लगेगा डिफ्लेक्शन होएगा। तो हमें जो डिफ्लेक्शन चाहिए वो लॉरेंस फोर्स की वजह से नहीं चाहिए। वी वांट द वेरिफिकेशन ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन। स्पेस क्वांटाइजेशन ये होता है कि मैग्नेटिक डायपोल का इंटरेक्शन हो फील्ड के साथ में और फिर कुछ सीन क्रिएट होए। तो सिर्फ हमको ये फैक्टर पे फोकस करना था कि ये जो मैग्नेटिक जो इंटरेक्शन एनर्जी है मैग्नेटिक डायपोल की और मैग्नेटिक फील्ड की, उसकी वजह से क्या फोर्स है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दैम न्यूट्रल। फाइन, आई विल राइट ऑल्सो इन द एंड, बट ये सामने है तो बोल दिया। दूसरा, इन होमोजीनियस फील्ड, कैलकुलेशन तो कर लेंगे, रीजन तो अभी बता सकते हैं ना। इन होमोजीनियस फील्ड क्यों यूज किया? अगर इन होमोजीनियस नहीं होता, इनकेस इन होमोजीनियस नहीं होता तो सिर्फ क्या लगता भाई, होमोजीनियस होता फिर क्या लगता, सिर्फ टॉर्क, तो डिफ्लेक्शन तो होता ही नहीं, तो हमको क्या मिलता फिर, डायरेक्ट बीम मिलती। डिफ्लेक्शन तो हुआ ही नहीं ना, जो फोर्स की वजह से मतलब जो डिफ्लेक्शन है, जो बीम का ये जो दो वे में जो ट्रेसिंग मतलब यहाँ पर ऑब्टेन हो रही है वो हो ही नहीं पाती, दो ट्रेस ओवरलैप भी नहीं हो पाते। ठीक है ना, सिंस वी वांट डिफ्लेक्शन दैट्स व्हाई वी नीड नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बिकॉज देयर विल बी ए डिफ्लेक्टिंग फोर्स ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इंट्रैक्शन मतलब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। फाइन, आई थिंक मोस्टली क्लियर है। अच्छा, न्यूट्रल हो गया। सिल्वर एटम्स क्यों यूज हुआ वो अभी मिस्ट्री छोड़ा है मैंने। ठीक है, और कोलिमेटेड तो ऑब्वियसली रखना ही पड़ेगा, बाकी सब चीज़ें ठीक है। तब इसको भी क्यों छोड़ा, पर यार मैं सारे लास्ट में करूँगा कि वाई सिल्वर एटम्स, इतना महंगा होने के बाद भी क्यों यूज किया। एक्चुअल में अभी बता देता हूँ, एज यू मे हैव सीन कि जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 5s1। सो दिस इज ए 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड एक्चुअली वी वांट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो देयर शुड बी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सही है, और L इक्वल टू 0 ऑर्बिट में होना चाहिए, क्योंकि जस्ट हम स्पिन का इफेक्ट देखना चाहते हैं। तो L इक्वल टू 0 ऑर्बिट में यहीं पर है सिल्वर में। हाँ, और भी जगह है, ऐसी कोई बात नहीं है, हाइड्रोजन में भी है, और भी जगह है, बट हाइड्रोजन इतनी इजीली अवेलेबल थोड़ी हो जाती है, हाइड्रोजन इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। तो सिल्वर सही था, ये तो बताता रहा हूँ, बहू की पायल ले गया था, तो ये तो बहुत इजीली अवेलेबल था, चोरी तो करनी थी, पैसा भी नहीं खर्च हुआ होगा। दिस वाज द रीजन सीरियसली। एक तो कॉस्ट, दूसरा इजीली अवेलेबल था, और जो मेन रीजन है वो ये है कि दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन दैट L इक्वल टू 0। L इज 0 बिकॉज द स्पिन इफेक्ट देखना है तो जस्ट स्पिन देखो, वहाँ पे L का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। तो इसमें L इक्वल टू 0 आप क्लियरली देख सकते हो। एक्चुअली में इसका जो ग्राउंड स्टेट है ना वो ये होता है 2s½ जो ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल है वो ये होता है। अभी ना समझ आए तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा सा वेट और कर लो अब। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल वगैरह सब समझ में आ जाएंगे। आप एक बार ये मान के चलो कि ग्राउंड स्टेट ये है, तो यहाँ पर स्पिन है ओनली, L इक्वल टू 0 है,
तो हमें यही देखना था कि स्पिन का जस्ट इफेक्ट चाहिए हमको, स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का इफेक्ट चाहिए, तभी तो आपको वेरीफाई होगा कि इलेक्ट्रॉन स्पिन है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन एग्जिस्ट करता है। और अभी आप देख सकते हैं देर इज 2 ट्रेसेस, सो दे आर इंडिकेटिंग दैट इलेक्ट्रॉन स्पिन इज हाफ। आई विल कम दीज थिंग्स ऑन दीज थिंग्स लेटर आफ्टर डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है। सो नाउ लेट वी मूव ऑन मैथमेटिकल पार्ट, क्वांटिटेटिवली स्टडी करते हैं इसको। सो फ्रॉम वेयर, पूरा मिटा दो, अब तो बहुत बकवास कर लिया ना। एंड आई होप यार यू आर गेटिंग each and every point what I am writing here, what I am explaining here. And if in case you are not getting me exactly, then please refer to the book. मैं तो फंस गया ना तो मेरे को इंग्लिश में बोलना आता पूरा, ना मेरे को फिर हिंदी बोल सकता मैं पूरा, है ना। बट यार मैं इंजॉय कर रहा हूँ, सीरियसली बताऊँ तो मैं पहली बार इस वे में पढ़ा रहा हूँ, नहीं मैं फुल देसी पढ़ाता हूँ तरीके से। वो है ना, अभी यार बहुत ज़्यादा साउथ इंडियन स्टूडेंट्स है तो मैं ऐसा कर नहीं सकता। 1-2 तो ऐसे जिनको हिंदी समझ नहीं आती, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ उनको पता ही नहीं है। साउथ इंडिया वाले बहुत अच्छे हैं, उनको पता ही नहीं चला मैंने बोल दिया, क्या कर सकते बताओ। नॉर्थ इंडिया वाले चप्पल तो नहीं फेंक रहे हो, तुम भी बहुत अच्छे हो ना, कभी तुम चप्पल ही फेंकने लग जाओ। काटू बहुत का, अगर ऐसी हरकत कर दी तो बता दिया मैंने, मास्टर होता है, ध्यान रख रहे इस बात का। ओके मूव। सो लेट नाउ वी डिस्कस द होल प्रॉब्लम क्वांटिटेटिवली नाउ, या मैं फिर यहाँ पर लिख देता हूँ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। एक्चुअल में क्या करना चाह रहे हैं उसको मैं बताता हूँ, और फिर हमारा टारगेट फिक्स करते हैं, टारगेट लॉक करते हैं, और फिर चीज़ें सेट करते हैं। थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा। देखो क्या है, वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज दिस डिस्टेंस। अब डायग्राम में जरूर बना के चले इसको, ठीक है। वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मच द एटम या मैग्नेटिक डायपोल व्हाट एवर यू वांट टू से हैज बीन डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स इनिशियल डायरेक्शन इन द जेड डायरेक्शन, ठीक है। हाउ मच द एटम इज डिफ्लेक्टेड from its initial direction in the z direction, मतलब what is this length, I want this length z, fine। और एक बात जरूर ध्यान रखें, मैं जस्ट तब बात कर रहा हूं जब ये मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो चुका है, ठीक है ना। ये तो मेरे को फाइंड आउट करने में, और वो क्या बोलते हैं ना, वो लगानी पड़ेगी जो सिंपल मैथमेटिक्स होती है ना 10वीं वाली रीजनिंग वाली, ये दिया है तो ये कितना होगा इस टाइप का, ये एंगल फैंगल कुछ करना पड़ेगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट यहाँ पर बात कर रहा हूँ। यही आपसे पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आपसे पूछता है ना तो वो यही डिफ्लेक्शन पूछता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, कई बार वो ये सेपरेशन पूछ लेता है, सेपरेशन बिटवीन द 2 कंपोनेंट्स दैट वर ऑब्टेन्ड। कंपोनेंट भी बोल देता है, ट्रेस भी बोल देता है, स्पॉट भी बोल देता है, इंटेंसिटी पैटर्न भी बोल देता है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि व्हाट वाज द सेपरेशन बिटवीन द 2 स्पॉट्स और 2 इंटेंसिटी कंपोनेंट्स, जब तो ये निकालना है। अगर ये बोले कि व्हाट इज द डिफ्लेक्शन इन द बीम, देन यू हैव टू फाइंड दिस जेड, ठीक है, ये बात ध्यान रहे। सो माय टारगेट इज टू फाइंड, या आवर टारगेट, तुम भी तो साथ होना यार मेरे, आवर टारगेट इज टू फाइंड the deflection या separation, whatever you want to say, the deflection of the beam in plus z direction, in z direction plus z, मैं ऊपर वाला कर रहा हूँ इसलिए plus z बोल दिया ना, नो प्रॉब्लम। in z direction बोल सकते हो, in plus z direction
ठीक है। मैं ब्रैकेट में एक चीज़ लिख देता हूँ, सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट्स क्या होगा, कि मुझे पता है तुम कर दोगे गड़बड़। क्या होगा, ट्वाइस ऑफ जेड। इन दिस पर्टिकुलर केस बात कर रहा हूँ मैं, हमेशा एक यूनिवर्सल बात नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ की, ये भी ध्यान रहे, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज ट्वाइस ऑफ जेड। अच्छा, तो जेड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन से डिफ्लेक्शन निकालना है, डिस्टेंस जो चला है जेड डायरेक्शन में पार्टिकल वो निकालना है। फोकस करें काइनेमेटिक्स पे, ठीक है। सो व्हाट यू वांट, जेड इक्वल टू क्या होगा, देखो जेड इक्वल टू होगा आपका, ये रीजन है जितने में उसको फील्ड लगा है, मैग्नेटिक फील्ड लगा है, ठीक है। और इससे पहले वो कुछ वी वेलोसिटी से आ रहा होगा, वी वेलोसिटी से आ रहा होगा, एक्स डायरेक्शन है तो वी एक्स वेलोसिटी बोल दूं मैं इसको, वी एक्स वेलोसिटी से आ रहा होगा। अच्छा, ये वेलोसिटी कहाँ से है, सबसे पहले बात करो, पहले समझ लो उसके बाद लिखेंगे, है ना। पहले डेरिवेशन कर ही लेते हैं, उसके बाद ही लिखेंगे दोबारा से, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। वेट, क्योंकि इसमें ना कुछ ऐसी चीज़ें उल्टी सीधी। तो ये वेलोसिटी क्यों है भाई इस पार्टिकल की, क्योंकि ओवन में, अच्छा ओवन में होने से क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन दैट इट विल गेन ए वेलोसिटी हेयर इफ दिस इज एन ओवन। भाई ओवन में आपने टेम्परेचर T लगाया हुआ, वहाँ पे हीटअप कर रहे हो, हीटअप कर रहे हो तो क्या होगा, जो थर्मल काइनेटिक मतलब जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो कितनी होगी यहाँ पर 3/2 kT, सुनते रहना 3/2 kT, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ mv²। जो भी पार्टिकल निकल रहा है उसकी वो वेलोसिटी तो है, जो थर्मल एनर्जी है वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, तो हाफ mvx², ठीक है। तो जो वेलोसिटी है वो यहाँ से आ रही है। अभी इस पे मैं और बोलूँगा कुछ, या तुम चाहो तो मैं अभी बोल दूँ, ठीक है। एक्चुअल में जो इंटरनल एनर्जी है टेम्परेचर T पर, सुनना पहले मैं मुद्दा क्लियर करता हूँ और फिर बोलता हूँ, बाकी माहौल तो ख़राब हो रहा है पर फिर भी बोलता हूँ, चलो ठीक है। ये रिलेशन ऐसे होता है, जो मतलब जो इंटरनल एनर्जी था सिस्टम का टेम्परेचर की वजह से इंटरनल एनर्जी होता है, दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। और ये जो यहाँ से जो भी मतलब क्या बोलते हैं एटम निकल रहा है, सिल्वर एटम, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वो है हाफ mvx² एंड दैट इज इक्वल टू 3/2 kT। vx² क्यों लिया, क्योंकि इस डायरेक्शन में मैंने x एक्सिस ले रखा है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस वजह से लिया मैंने। अब मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर है ना कैलकुलेशन पार्ट में वो 3/2 kT की जगह है, इंस्टेड ऑफ 3/2 kT ही यूज 2 kT फॉर इन कैलकुलेशन पार्ट। अब ये तो क्यों लिया पूछना पड़ता ना अपने को, तो 3/2 kT होना चाहिए था, पर 2/kT क्यों ले रहा भाई, कुछ तो रीजन होगा ना तेरा। तो उसने बोला सुनना कि जो एटम बाहर आ रहे हैं ना वो बहुत हाईली एनर्जेटिक बाहर आएंगे, क्योंकि देखो यार छोटा सा स्मॉल सा होल ही तो है, जो बहुत हवाबाजी कर रहा होगा अंदर वही तो बाहर आएगा। बहुत ज़्यादा जिसका मूवमेंट है, जो बहुत ज़्यादा रैंडमली मोशन कर रहा है वही तो बाहर आएगा। इसका मतलब देखो एवरेज एनर्जी 3/2 kT है, दिस इज एवरेज इंटरनल एनर्जी 3/2 kT, बट ये तो एवरेज है, किसी का तो ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का 6 kT एनर्जी होगा, किसी का 1 kT भी होगा, किसी का हाफ kT भी होगा, किसी का 8 kT भी होगा, बट एवरेज इज 3/2 kT। तो फिर कवि जो भी राइटर हैं वो ये बोल रहे हैं कि उन पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जिनका थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, जैसे 8 kT 6 kT 4 kT वाले वो ज़्यादा जल्दी बाहर आएंगे, क्योंकि वो उछपड़ाटी ज़्यादा कर रहे हैं अंदर, मतलब वो रैंडम मोशन उनका बहुत ज़्यादा है अंदर, तो वो जल्दी आएंगे बाहर। सो बोला यार इसको थोड़ा सा ज़्यादा ले लो यार, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा वो, दिस वाज द रीज़न, ठीक है। मैं अभी कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, मैं जस्ट आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जेड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन चाहिए, तो एक तो ये वेलोसिटी का चलो पता लग गया था आपको। अच्छा, यहाँ पर जैसे पार्टिकल एंटर होता है तब उसका डिफ्लेक्शन भी होगा, और ये जो वेलोसिटी थी ये तो होगी,
तो here will be two components in the velocity, vz and vx, ठीक है, vx x डायरेक्शन में भी और z डायरेक्शन में भी। अच्छा, आपको किस में इंटरेस्ट है? z डायरेक्शन में, ठीक है। तो z डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन z डायरेक्शन लिखना नहीं है, ये कुछ भी नहीं लिखना। इन z डायरेक्शन z क्या हो जाएगा भाई? हाफ ए जेड टी स्क्वायर। द डिफ्लेक्शन z इज विल बी व्हाट? हाफ ए जेड टी स्क्वायर। ए जेड इज व्हाट? एक्सेलरेशन इन द z डायरेक्शन। कैसे फाइंड आउट करूं भाई? फोर्स तो आपको पता ही है ना। फोर्स क्या है? फोर्स है आपका, देखो फोर्स क्या होता है? माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और यू क्या होता है? माइनस म्यू डॉट बी। भाई म्यू जो यू है वो किस वजह से, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो किस वजह से? इंटरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डायपोल ना। सो दिस इज माइनस म्यू डॉट बी। एंड फोर्स क्या होता है? माइनस ऑफ डेल यू। सो दिस थिंग विल बी व्हाट? सो वेक्टर, सॉरी, माइनस ऑफ डेल यू डॉट बी। अब तो शायद वो आपको फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे आया है, कैसे वो डिफ्लेक्शन फोर्स लिखा था मैंने, ठीक है। ईडी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, ऐसे आया वो। अच्छा फाइन, तो सिर्फ जेड डायरेक्शन की बात हो रही है। आपको जेड कंपोनेंट चाहिए इसका, वेक्टर की बजाय इसको जेड कंपोनेंट चाहिए। तो इसका जो ग्रेडियंट है इसका जेड कंपोनेंट, ग्रेडियंट का जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा? म्यू जेड बी जेड। सही है। अब म्यू जेड बी जेड क्या है वो आप देख लो। बी जेड तो, अच्छा एक चीज और है यहाँ से, म्यू जेड कॉन्स्टेंट होगा और डेल बी जेड बाई डेल जेड, ये क्या होगा? फील्ड ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, ठीक है। दिस इज फील्ड ग्रेडियंट, मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट अगर आप और प्रिसाइजली बोलना चाहते तो, ग्रेडियंट इन द जेड डायरेक्शन। सही है। तो एफ जेड ये होगा। ए जेड क्या होगा? एफ जेड बाई एम। एम इज व्हाट? मास ऑफ द एटम। जो भी एटम है उसका मास, इसका शायद 107 होता है, ठीक है, नियरली 107 होता है। तो वो यहाँ पे रखा जाएगा, ए आ जाएगा। फिर टाइम चाहिए, आ गया वो। टाइम कैसे निकलेगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। भाई कितने टाइम तक इस मतलब ये इस फील्ड में रहा है, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? डी। वेलोसिटी क्या है उसका एक्स डायरेक्शन में? वी एक्स। तो बस, तो इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में वो निकल जाएगा। और ये डेफिनेशन ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। चलो, तो समय इक्वल टू डी बाई वी एक्स। वी एक्स आप यहाँ से निकाल के रख दोगे तो टाइम भी आ जाएगा। डी आपको गिवन है ही, तो उस टी को मैं यहाँ रखूँगा, आपका जेड आ जाएगा। और ए जेड आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ही रखा है, एफ जेड बाई एम। म्यू जेड को भी लिख सकते हो, म्यू जेड आपको पता है जेड कंपोनेंट क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं एक साथ कलेक्ट करता हूँ, वन बाई वन लिखता हूँ। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? सिंस वी वांट डिफ्लेक्शन, मैं यहाँ से वापस आता हूँ। और टारगेट इज टू फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम इन प्लस जेड डायरेक्शन, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट्स इज 2z, फाइन। सो द डिफ्लेक्शन विल बी व्हाट? डिफ्लेक्शन इज डिफ्लेक्शन इन प्लस जेड डायरेक्शन इज z इक्वल टू हाफ ए जेड टी स्क्वायर, ठीक है। ए जेड क्या है? एक्सेलरेशन इन द जेड डायरेक्शन। और टाइम क्या है? द ड्यूरेशन अप टू विच द पार्टिकल वाज इन द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, ठीक है। ए जेड क्या है? एक्सेलरेशन
इन जेड डायरेक्शन। हेमंत सो गया क्या यार? पानी देना यार भाई, हेमंत पानी देना यार, गलत हो गया यार। एक्सेलरेशन जेड डायरेक्शन, टाइम क्या है? द टाइम या ड्यूरेशन, टाइम, हाँ दे देना कोई बात नहीं, हटा के दे दे। टाइम, जब तक ये फील्ड में था तो उसको कैसे लिखो अंग्रेजी में? टाइम until it experiences magnetic field, until it experiences, until atom is in magnetic field। एटम बोल दो या मैग्नेटिक डायपोल बोल दो, ठीक है। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं ए जेड पे। तो ए जेड विल बी वाट? एफ जेड बाई एम, ठीक है भाई, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। जेड, एफ जेड क्या है? जेड डायरेक्शन में फोर्स डिवाइड बाई मास ऑफ द एटम। जेड डायरेक्शन में फोर्स है, फोर्स इन जेड डायरेक्शन, और एम क्या है? मास ऑफ एटम। अब बात आती है एफ जेड क्या होगा? एफ जेड क्या होगा तो उसको देखते हैं। सबसे पहले एफ पे बात करते हैं। एफ क्या होगा? माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू। यू क्या है? इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट देयर। सो इफ आई विल पुट इट हियर, देन एफ वेक्टर विल बी व्हाट? देन एफ वेक्टर विल बी व्हाट? ग्रेडियंट ऑफ म्यू डॉट बी। सही है, पानी पीते हैं यार। करो, तुम करो आगे, इसको सिखा तो दिया ही। अच्छा, तो एफ जेड क्या हो जाएगा? डेल ओवर डेल जेड, म्यू जेड बी जेड। सही है, म्यू जेड तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा डेल बी जेड ओवर डेल जेड। डेल बी जेड बाई जेड को क्या बोलते हैं? डेल जेड को मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट इन जेड डायरेक्शन, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बताना इन होमोजीनियस फील्ड था या नॉन होमोजीनियस फील्ड था, तो चेंज तो हो रहा है जेड डायरेक्शन में। तो वो रेट, जिस रेट से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है जेड डायरेक्शन में, रेट भी बोल सकते हो और फील्ड ग्रेडियंट भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, सो एंड म्यू जेड विल बी व्हाट? थोड़ा सा म्यू जेड को भी देख लेते हैं। सिंस म्यू क्या होता है? सिंस म्यू इक्वल टू माइनस जी जे ई बाई 2m जे वेक्टर। सो म्यू जे जेड क्या हो जाएगा? म्यू जेड क्या हो जाएगा? माइनस जी जे ई बाई 2m जे जेड, एंड जे जेड इज व्हाट? एम जे एच कट। फाइन, ये तो पता है ना भाई आपको। तो एम जे एच कट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दूँ तो यार प्लीज़ मेरे को कहीं ना कहीं स्पेस दे दो, यहाँ दे दो। डिफ्लेक्शन निकालना है, सब क्लियर है ना?
सो भैया लिख देता हूँ एक लाइन, तो म्यू जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी जे ई बाई 2m एम जे एच कट, एंड यहाँ से ये चीज़ और ये चीज़ बोर मैग्नेटोन बन जाएगा, ई एच कट बाई 2m। म्यू भी होता है भाई बोर मैग्नेटोन, तो उसको इंट्रोड्यूस करा दिया, तो म्यू जेड क्या हो गया, माइनस ऑफ जी जे म्यू बी एम जे। और आपको ध्यान रहे एम जे क्या होता है, फॉर ए गिवन जे। एम जे वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस जे टू प्लस जे इन इंटीग्रल स्टेप्स, ठीक है जी, भूले नहीं हो ना। और कितने वैल्यू होते हैं ये, 2j + 1 वैल्यूज। ध्यान है भाई, ध्यान है, ध्यान अच्छे से ध्यान होना चाहिए, नहीं तो पिटोगे मेरे से। सही बात है। अच्छा नेक्स्ट, शाबाश, गुड। नाउ लेट वी पुट हियर म्यू जेड एंड देन वी विल फाइंड ए जेड। सही है। सो एफ जेड विल बी व्हाट, एफ जेड वाज म्यू जेड del b z by z. So f z is what, mu z minus g j mu b m j and del b z by del z. Fine. So this is f, and hence a z is what, f z by m, and this will be what, minus g j m j के साथ लिख लूँ, m j mu b del b z by del z divided by capital M। ठीक है, दिस वन इज फील्ड ग्रेडियंट। इसकी इक्वेशन 1 ले लो यार, बहुत काम आएगी बाद में। अच्छा, ए जेड हो गया एंड यू आर फाइंडिंग हाफ ए जेड टी स्क्वायर। ठीक है, एंड टाइम ए जेड का कम हो गया, अब टाइम और फाइंड आउट कर लेते हैं, मामला फिनिश हो जाएगा अपना। जेड इक्वल टू हाफ ए जेड टी स्क्वायर है। सो नेक्स्ट टाइम, टी विल बी व्हाट, टाइम क्या है, टाइम अंटिल एटम इज इन मैग्नेटिक फील्ड। टाइम जब तक मैग्नेटिक फील्ड में है एटम, तो मैग्नेटिक फील्ड में कहाँ से कहाँ तक है भाई, इस रीजन में है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। अगर मैं बात करूं एक्स डायरेक्शन की, यहाँ पर जो ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था, तो इसमें 2 वेलोसिटी थी, एक तो वी जेड और एक एक्स बी, वी एक्स बी। अब एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लगा ही नहीं है, जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो जेड डायरेक्शन में हुआ है। सो एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी वही है जो इनिशियली इसकी थी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। सो एक्स डायरेक्शन में ही मैं अगर टाइम निकाल लूँ, एक ही तो बात है भाई, एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर पहुँच जाएगा, इसका मतलब फील्ड से बाहर आ जाएगा, एक ही बात है। तो समय बराबर दूरी बटे 4 वी एक्स, एंड वी एक्स इज द सेम थिंग, ये जो है वो यहाँ पर भी वही है। ठीक है, ये वी एक्स है, वो सेम रहेगा। ये मैकेनिक्स की चीज़ है यार, आपको आनी चाहिए, थोड़ी सी है, नहीं आता तो अब देख लो अभी तो। ठीक है, अब वी एक्स क्या होगा देन, डी तो गिवन ही है, वी एक्स क्या होगा, वी एक्स ये रहा। सो दिस वेलोसिटी इन द वेलोसिटी ऑफ एटम्स, velocity of atoms in x direction, velocity of atoms in beam, atoms in beam in x direction, कहाँ से आई ये, is due to internal energy, due to average internal energy, internal energy at temperature T।
जो एवरेज इंटरनल एनर्जी है टेम्परेचर T पर ओवन में, जो थर्मल एनर्जी है एवरेज इंटरनल एनर्जी है टेम्परेचर T पर, उसकी वजह से ये वेलोसिटी, उसी वजह से तो भाग के बाहर आ रहे हैं, होल में से भाग के बाहर आ रहे हैं. सो आई कैन राइट, सो वी कैन राइट, यार हम साथ ही लगे हुए हैं आज तो. वी कैन राइट 3/2 kT equal to half mvx square, because this internal energy has been converted into the kinetic energy obviously. Fine. अच्छा, बट कवि इस रिलेशन को नकार रहा है, ठीक है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा. वो क्या बोल रहा है कि द रिजल्ट्स मे बी more better if you will use here 2 kT, because this the average is 3/2 kT. I am getting that average is 3/2 kT, but obviously the particle with higher energies like 6 kT or 3 kT, 4 kT, 5 kT are more probable to come out of this hole. So these particles are generally of higher energy, so you can take on an average 2 kT. That will be appropriate choice. Fine, this is the reason कि he is considering here 2 kT. but लेके चलता हूँ, मंजी क्या नाम है, हेमंत, नीचे गेट खोलो यार, ईयरफोन लगा के पड़ जाते हो. भाभी को टाइम दिया अगर, पर टाइम से. बट क्या, सॉरी सर, वैसे की बात मैं कह सकता हूँ, आप नहीं कर सकते. अरे यार क्या कर रहे थे, बस चुप सो जा. अब तू क्या कर रहे थे यार. वेलोसिटी ऑफ एटम इन बीम इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू कंसंट्रेशन नहीं बिगाड़ना चाहिए ना आदमी का. तो हम ये कह रहे थे कि ये 3/2 kT की बजाय 2 kT इज द मोर अप्रोप्रिएट, बट since atoms with higher energies are more probable to come out of the hole. Fine na? Out of the hole. So it will be appropriate to use 2 kT instead of 3/2 kT here in this relation. So it will be more appropriate to use 2 kT instead of 3/2 kT. अरे समझ गए ना भाई, एकदम फंटास्टिक वे में. जो तेज भाग रहे हैं वो तो ज्यादा आएंगे, तो एवरेज 3/2 kT है, बट जो बाहर निकल रहे हैं, जो आ रहे हैं, जो वेलोसिटी जिनका होगा वो वही है हायर एनर्जी वाले, तो उनका एवरेज 2 kT ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टेड ऑफ 3/2 kT. फाइन. सो दिस रिलेशन विल बी व्हाट, हेंस ये वाला रिलेशन यूज करो इसके बजाय 2 kT इक्वल टू हाफ m vx square. Now find the velocity from here and put up in this equation number 2, and then see the time and then put up in z equal to half az t square. Fine. So see, so find out vx. यहाँ से vx क्या हो जाएगा, vx क्या हो जाएगा यहाँ से 4 kT बाई m का रूट, 4 kT बाई m. ठीक है. सो हेंस टाइम विल बी व्हाट, अब मैं इसको हटा लेता हूँ.
मुझे चाहेगा ना यार ये तो, हाँ चाहेगा। इस टाइम फ्रॉम टू टाइम टी डी ओवर this thing Vx root 4 kt by m. Fine. And now, and hence z equal to half az t square will be what? az आपके सामने, ठीक है, हाफ az, तो मैं यहीं से सेटल कर दूं, ये az है मेरा, हाफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ माइनस है तो ये माइनस यहाँ हो गया, हाफ ए जेड इंटू टी स्क्वायर, बोल तो डी स्क्वायर और 4 kt बाई एम। ठीक है भाई, फाइंड आउट कर लो क्या आ रहा है, वही आपका जेड हो जाएगा। देखो क्या है, जो भी आ रहा है थोड़ा सा सेट कर लो इसको। देखो m से m कट गया, वाह क्या बात है, कट गया, नीचे हो जाएगा 8 kt, डी स्क्वायर भी है ऊपर है ना, तो डी स्क्वायर क्या ले आता हूँ, माइनस जी जे एम जे जेड इक्वल टू माइनस जी जे एम जे म्यू बी माइनस जी म्यू बी बाई 8 kt म्यू बी डी स्क्वायर डेल बी जेड बाई डेल जेड बाई 8 kt हाफ एंड 4 kt माइनस का है। ठीक है, तो दिस इज द डिफ्लेक्शन, ध्यान रहे डिफ्लेक्शन। सेपरेशन क्या हो जाएगा, सेपरेशन क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ जेड। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रहे इस चीज का, पूछेगा क्या उस लैंग्वेज पे थोड़ा सा फोकस करें, घुमा देना तो आता हुआ क्वेश्चन गलत कराओगे। ठीक है, चलो फाइन। सो मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज ओवर। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन को थोड़ा और एनालाइज करते हैं। ठीक है, जो डिफ्लेक्शन है दैट इज डिपेंडिंग ऑन mj वैल्यू। द डिफ्लेक्शन z, अब ये देखते हैं अब कि सिमेट्रिक क्यों ऑब्टेन हुआ था, हमको सिमेट्रिक क्यों ऑब्टेन हुआ था। द डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन mj वैल्यूज, ऑन mj। ठीक है, एंड सिंस ग्राउंड स्टेट ऑफ Ag एटम इज 2s हाफ, ये किस वजह से आई है, 5s1 कन्फिगरेशन की वजह से। ठीक है, बाद में पता लग जाएगा कैसे आई है। तो अगर ऐसा है, ग्राउंड स्टेट सिंबल ये है, तो j इक्वल टू क्या है, ये चीज़ j होती है भाई, अब बताया था ना कल, 2s + 1 Lj, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का सिंबल है, उसको लिखने का तरीका है। तो j इक्वल टू हाफ है यहाँ पर, ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, अभी जस्ट लिख रहा हूँ वैसे लिख लो। j इक्वल टू हाफ है फॉर ए गिवन j, mj वैल्यूज क्या होती है, माइनस j2 + j इन इंटीग्रल स्टेप्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, माइनस हाफ एंड प्लस हाफ। सो नाउ यू कैन सी, अगर आप माइनस हाफ रखोगे और प्लस हाफ रखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफ्लेक्शन विल बी सेम बट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट, वन विल बी ऑन प्लस जेड डायरेक्शन एंड अदर विल बी ऑन इन द माइनस जेड डायरेक्शन। सही है ना, हेंस in case of Ag we will obtain two spots, क्योंकि mj वैल्यू कितना है, 2 है, बिकॉज mj वैल्यूज आर 2। तो एक बात समझ में आ गई होगी, जितने mj वैल्यूज है
उतने स्पॉट होंगे। इट्स वेरी क्लियर, राइट? लिखूं मैं? इट्स क्लियर दैट नंबर ऑफ स्पॉट्स ऑन प्लेट, ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, अब इसका नाम कुछ भी बोले हुआ ना, कितना होगा? mj वैल्यूज के बराबर, यानी कि 2j+1। ठीक है, j क्या है? j इज इनर क्वांटम नंबर रिटर्न इन ग्राउंड स्टेट सिंबल। जो ग्राउंड स्टेट सिंबल होता है उसमें जो जे लिखा हुआ है दैट इज जे एयर। फाइन। सो अब ये मैं अगर क्वेश्चन पूछता कि अगर मैं एजी की जगह कुछ और रखता तो कितने स्पॉट आते हैं? बिल्कुल क्लियर है, कितने आएंगे? 2j+1। आप अब कुछ भी रख लो, उसका ग्राउंड स्टेट पता होना चाहिए आपको और उसका जे यहाँ पर रख दो। और जैसे मैं बात करूँ 3p0 अगर किसी की ग्राउंड स्टेट हो तो कितने स्पॉट आएंगे? भाई 2j+1 इक्वल टू क्या होगा? 1। तो जो सेंट्रल स्पॉट है वही आएगा बस। अगर किसी का ग्राउंड स्टेट ये हो तो कितने स्पॉट आएंगे? भाई j इक्वल टू 2 है तो 2j+1 5। सो इफ द ग्राउंड स्टेट इज 3p2 देन देयर विल बी 5 discrete spots on the photographic plate. फाइन। और अब तो कुछ भी हो कर सकते हैं ना, 2j+1 इज द आंसर। सो प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन कि व्हाट विल हैपन व्हेन यू पुट an atom in the oven, when you put an arbitrary atom in the oven. फाइन, करो, लिखो। तो अभी पूरा एक्सप्लेन हो चुका है भैया ना, ये 2 स्पॉट वगैरह सब एक्सप्लेन हो गया। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है। क्वेश्चंस में कई बार इस क्वेश्चन कई बार इस फॉर्मूले पे भी आ जाता है। चलो हटाता मैं इसको। तो बाकी इजी है, आपको सीधे वैल्यूज पुट करनी है, नथिंग एल्स। आपको क्वेश्चन बुक में है, एक क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई करना ज़रूर से और वो हो जाएगा आपसे। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करना है, बट ट्राई जरूर करना हर एक लाइन को पढ़ के 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना, मेरा सजेशन है। ठीक है, और नेक्स्ट है हाउ मैनी स्पॉट्स। वैसे यार ये क्वेश्चन तो हो गया यार, फिर भी मैं लिख देता हूँ आई विल ऑब्टेन या आई विल गेट if I put other atoms. टू j+1। ठीक है, why homogeneous फिर why silver atoms, why Ag atoms were used। अब क्वेश्चन ले लो आप, क्या ना 8G atoms were used सिंस ग्राउंड स्टेट क्या है इनका 2s12। ठीक है, एंड L इक्वल टू 0 है। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, पहली बात 5s1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5s1 एंड हेंस ग्राउंड स्टेट, लिखना, हेंस ग्राउंड स्टेट इज दिस। सो इट्स वेरी क्लियर, L इक्वल टू 0 है, S इक्वल टू हाफ है, J इक्वल टू हाफ है। सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज 0, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज 0। सो हमें स्पिन का इफेक्ट देखना था, दैट्स व्हाई आई हैव चूजन द Ag एटम्स। ठीक है, सिंस आई वांट टू सी द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिन, that's why I have chosen Ag। जिन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया वो रिप्लाई कर रहे हैं, आई हैव नहीं, दे हैव चूजन। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 है यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और जो एक इलेक्ट्रॉन वो s ऑर्बिटल में है और s ऑर्बिटल के लिए L इक्वल टू 0 होता है।
इस वजह से उसने ये चूज किया। फाइन, अच्छा ए जी चूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, वाई देवर न्यूट्रल, और एक ये क्वेश्चन हो जाएगा फिर, वाई देवर न्यूट्रल, वाई ए जी एटम्स वर न्यूट्रल। वर न्यूट्रल, अबे यार, if they will be charged ions, if they will be charged ions, then the deflection will be also, मैं पूरा लिखता हूँ, then there will be two forces on the ions, then there will be two forces on the ions, there will be two forces on the ions। कौन कौन से भाई, फर्स्ट Lorentz force and second deflection force। F equal to gradient of mu dot b, दोनों होंगे, बट वी वांट टू सी द डिफ्लेक्शन जस्ट ड्यू टू डिफ्लेक्शन फोर्स। ठीक है ना, हम डायपोल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मैं लोरेंट्ज फोर्स को देखना ही नहीं चाहता, मेरे को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में जानना है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट कंसिडरिंग हियर, क्योंकि जो ओरिएंटेशन है वो डायपोल की ओरिएंटेशन है ना। सिंस I was interested to know about the orientations of dipole only, of dipole. So I am not interested in other kind of deflection forces. So I just wanted that atoms be deflected due to interaction with magnetic field only। Not by others only, not by other effects। मेरे को अदर इफेक्ट चाहिए नहीं ना यार। अब मान लो यहाँ पर लग नहीं रहा होगा और इसका लॉरेंट्ज फोर्स से डिफ्लेक्शन हो जाए तो मेरे से यहाँ कुछ ना कुछ ऑब्टेन हो जाएगा, मेरे को चाहिए नहीं, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा ये आया किसकी वजह से, सही है नहीं है, बिल्कुल। तो ये है मेरा टारगेट कि मेरे को डिफ्लेक्शन फोर्स की वजह से अफेक्ट देखना था, इसलिए मैंने उसको न्यूट्रल लिया। सो योर दिस क्वेश्चन इज ओवर कि वाई देवर न्यूट्रल, वाई देवर नॉट आयंस, एंड इफ देवर बी आयन देन देर विल बी डिफ्लेक्शन फोर्स ड्यू टू लॉरेंट्ज फोर्स ऑल्सो। तो देर मे बी ए रैंडम पैटर्न हेयर, वॉन्ट बी डिस्क्रीटनेस ऑफ द इंटेंसिटी पैटर्न। फाइन, अच्छा फाइन, एक क्वेश्चन हो गया, एजी एटम्स क्यों यूज हुए, वाई द एजी एटम्स वर न्यूट्रल। ये भी हो गया कि वाई देवर टू स्पॉट्स, क्योंकि 2j+1 से आते हैं, इसमें j इक्वल टू हाफ था तो 2j+1 इक्वल टू 2 होता है, तो 2 स्पॉट आए थे। एनीथिंग एल्स, न्यूट्रल नथिंग आई थिंक, ठीक है। वाई द होमोजीनियस, इनहोमोजीनियस, सो इट्स वाज वेरी क्लियर ऑलरेडी। वाई इनहोमोजीनियस, मैं लिख भी देता हूँ, चल, वाई इनहोमोजीनियस फील्ड, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है, ध्यान रहे ना, सब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। वाई इनहोमोजीनियस फील्ड, क्यों भाई ये इनहोमोजीनियस क्यों लगा है, बिकॉज
आई वांट डिफ्लेक्शन। अगर होमोजीनियस होता तो जस्ट देयर विल बी जस्ट टॉर्क। इफ फील्ड will be homogeneous, then there would be only torque on it, torque on dipoles, and no deflection force. But I'm interested in deflection, ठीक है, deflection. So non-homogeneous field, non-homogeneous या inhomogeneous एक ही बात है ना भाई, field was used. So this was your lecture number 13. I don't know, जो भी था स्टार्टिंग बोला था, ठीक है. एंड द चैप्टर सेकंड इज ओवर नाउ. फाइन. नाउ द प्रीरिक्विसाइट फॉर फाइन स्ट्रक्चर इज ओवर, बिकॉज व्हाट वाज द प्रीरिक्विसाइट कि आपको स्पिन कंसेप्ट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो. तो स्पिन कंसेप्ट पता चल गया, वेक्टर एटम मॉडल पता चल गया, और फिर स्पिन का आज हमने यहाँ पर स्टर्न गैलाक एक्सपेरिमेंट से वेरिफिकेशन भी कर लिया. अच्छा, एक चीज़ और, स्पिन का वेरिफिकेशन हाइड्रोजन एटम के साथ जब वापस से करेंगे इसको स्टर्न गैलाक को तब होगा. और दिस वाज डन इन 1927 बाय टेलर एंड पपीज. ठीक है, लिख देता हूँ मैं. स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज वेरीफाइड by performing the experiment, the Stern Gerlach experiment on hydrogen atoms in 1927 by Taylor and Puppies यार, ऐसे नाम है उसका, पपीज. आई थिंक यही है, डजेंट मैटर एट ऑल. फाइन. तो ऐसा हुआ था, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन में ही सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है. वंस अगेन 1s1 कन्फिग्रेशन है, तो वो भी लाइक Ag 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. सो वैसे तो हो तो यहाँ पर भी गया था, इसकी बात नहीं है, बट वहाँ पर ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्गली उसको मतलब दे पाए, क्योंकि यहाँ पर तो Ag में तो और भी तो इलेक्ट्रॉन थे. इफेक्टिवली 1 इलेक्ट्रॉन होता है Ag, बट हम कैसे बिलीव कर लेना यार कि और इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होंगे. तो ये एक छोटा सा लूप होल था, बट वहाँ पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, जो कुछ आएगा वो उसी के लिए आएगा. सो हाइड्रोजन एटम पे एक्सपेरिमेंट होने के बाद ही बोलना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा. सो दिस वाज द रीजन कि दैट इन 1927 इट वाज गिवन. ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू, एंड कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. फाइन, टाटा.